नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतव्याकरणपठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम इस कक्षा में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अशुद्धि संशोधन को लेकर के। यानी हम जो भी भाषा बोलते हैं अथवा लिखते हैं, उनकी जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए। हम सभी जानते हैं भाषा के मूलतः दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। तीसरा एक रूप है जिसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। तो भाषा के इन तीन रूपों में से दो रूपों का प्रचलन अधिक है। सबसे अधिक मौखिक रूप का प्रचलन है, यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो रूप है भाषा का, वह है मौखिक रूप। जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी भाषा बोलता है। दूसरा जो प्रयोग होने वाला है वह है लिखित रूप। और हम सभी जानते हैं कि दोनों ही रूपों में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जो अनजाने में होती हैं, जिनको हम जानते ही नहीं हैं कि यह अशुद्ध है। और कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो असावधानी के कारण होती हैं। जिन अशुद्धियों को हम नहीं जानते उनको शुद्ध करना आवश्यक है, और जो असावधानी के कारण होती हैं उसके लिए हमें भाषा बोलने के समय में, भाषा लिखने के समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं कि भाषा बोलते समय उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि एक शेरनी को अपना बच्चा उठाते समय। यूं समझिए कि कोई शेरनी जिसे अपने दांतों से ही बच्चा उठाना होता है, उनके पास हाथ अथवा पैर नहीं है। और शेरनी की जो दांत हैं वह बड़े ही नुकीले होते हैं, कठोर होते हैं, यहाँ तक कि एक हाथी के चमड़े को भी काट सकते हैं। अब सोचिए कि शेरनी जितनी ताकत से हाथी के चमड़े को काटने के लिए प्रयोग दांत का करती है, यदि उतनी ही ताकत से अपने दांतों का प्रयोग अपने बच्चे को उठाने में कर दे तो उस बच्चे का क्या होगा? निश्चित है बच्चा मर जाएगा। और वैसे ही यदि वह बच्चे को ढीला छोड़ दे तो भी बच्चा गिरेगा और उसका परिणाम उसके लिए दुखद ही होगा। अतः उस शेरनी को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वह बच्चे को ना तो चोट पहुंचने पाए अधिक, और ना ही बच्चा दांत से छूटकर गिरने पाए। इसी प्रकार से हमें अपनी भाषा को बोलने के समय ध्यान रखना पड़ता है। हमारा शब्द ना तो दबने पाए और ना ही गिरने पाए। तो सबसे पहले हम भाषा के किस रूप में कौन सी अशुद्धि करते हैं, यह जानने के लिए आते हैं 1 मिनट की स्क्रीन में और फिर वहाँ से समझते हैं। तो अशुद्धि संशोधनम, पहले भाषणे अशुद्धयः। श, श और स वर्णानाम अशुद्धयः। श, श, स, इन तीनों वर्णों की अशुद्धि उच्चारण में।
पुनः छ क्ष वर्णयोः अशुद्धयः, यानी छ अथवा क्ष इन दोनों वर्णों से संबंधित अशुद्धियाँ। पुनः अनुस्वारस्योच्चारणे अशुद्धयः, अर्थात अनुस्वार के उच्चारण में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। और चौथा प्रयत्न लाघव अशुद्धयः, यानी प्रयत्न लाघव की अशुद्धियाँ। इसके बाद लिखने की अशुद्धियाँ हैं, वह हम बाद में देखेंगे। पहले उच्चारण से संबंधित अशुद्धियाँ एक बार फिर से हम लौटते हैं और इन अशुद्धियों को समझने का प्रयास करते हैं अपने वीडियो में। अब हमने देखा कि हम उच्चारण के रूप में कुछ अशुद्धियाँ करते हैं और कुछ लिखित रूप में अशुद्धियाँ करते हैं। तो जो उच्चारण के लिए अशुद्धियाँ करते हैं, जो उच्चारण में अशुद्धियाँ करते हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो उच्चारण की अशुद्धियाँ सबसे पहले हमने देखा ही है, श, क्ष, क्षम्यताम, श, श अथवा सा, इन तीन वर्णों के उच्चारण में। अब इन तीन वर्णों के उच्चारण में अगर हम अशुद्धि करते हैं तो परिणाम क्या होता है? एक शब्द है स्वजन और दूसरा इसी से मिलता जुलता शब्द है स्वजन। तो स्वजन को अगर हम स्वजन कहते हैं तो क्या परिणाम होगा? स्वजन, स्व यानी अपना और जन रिश्तेदार। स्वजन कहलाते हैं अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, अपने मित्र, यह सभी स्वजन हैं। और स्वजन यानी कुत्ते। सोचिए कि आपके घर में आपके स्वजन पधारे हैं और आपने कह दिया आइए स्वजनों, परिणाम क्या होगा? क्या वह स्वजन कभी आपके घर में दोबारा आना पसंद करेंगे? उत्तर होगा नहीं। यदि ज्ञान नहीं है तब तो कोई बात नहीं, और अगर ज्ञान है तो वहीं पर उसी घटना स्थल में ही अगर काटेंगे नहीं तो भौंकेंगे तो जरूर। अतः स्वजन को स्वजन ही कहें, सकल को शकल कहें और सकृत को सकृत ना कहें, सकृत कहें। एक लड़का संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी गया। जब वह लौट करके आया तो पिता ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा? बेटे ने बताया, पिताजी वेद पढ़े हैं। पिताजी ने कहा बहुत सुंदर किया, और क्या पढ़ा? बोले पिताजी हमने ज्योतिष पढ़ा है। पिताजी ने कहा बहुत बढ़िया, और क्या पढ़ा? पुत्र ने कहा उपनिषद पढ़े हैं। और पुत्र ने पुनः कहा पिताजी दर्शन पढ़े हैं। पिताजी को लगा कि अभी अपेक्षित उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए पिताजी ने स्पष्ट रूप से पूछा व्याकरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पुत्र ने कहा पिताजी व्याकरण तो नहीं पढ़े। पिता ने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। हे पुत्र, यद्यपि तूने खूब पढ़ लिया है लेकिन फिर भी व्याकरण पढ़। क्यों व्याकरण पढ़ना है? तो कहता है यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माब्रूत, स्वजनम स्वजनो माब्रूत सकलम शकल सकृत सकृत। तो स्वजन को स्वजन मत बोलो, सकल को शकल मत बोलो,
सकृत को शकृत मत बोलो, इसके लिए व्याकरण पढ़ो। अब हमने देखा श, श और सा इनके उच्चारण में, तो अब इनका उच्चारण हम जान तो गए कि अशुद्धि है, और अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे करें। शुद्ध करने के लिए श इस वर्ण का उच्चारण करना है, तो यहां पर जीभ जहां चा बोलने के लिए जीभ जाती है, पहले जीभ को दांत के पीछे लाना है चा के स्थान पर, और फिर उच्चारण करना है श। ध्यान इस बात का रखना है कि जीभ दांत को छुएगी नहीं। श। दूसरा श, श का उच्चारण कैसे करना है, तो जहां ट बोलने के लिए जीभ जाती है वहां पर जीभ ले जाते हैं और फिर वहां से उच्चारण होता है श। और तीसरा सामान्य है, जीभ को दांत में छूने देना है, और इस प्रकार से तीनों वर्णों का उच्चारण श, श, सा। दूसरा हमने देखा कि क्ष और छ इन दो वर्णों के उच्चारण में अशुद्धियां होती हैं। कोई पूछता है कहाँ है, हम कहते कक्षा में है। कक्षा में हैं तो कक्षा का क्या मतलब हुआ, कक्षा कहलाता है अंडरवियर, चड्डी। शुद्ध शब्द क्या है, कक्षा, तो कक्षा ऐसा बोलना चाहिए था, और हम कहिए कक्षा। क्षत्रिय हम कहते क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है क्षत्रिय, यानी जो क्ष वर्ण है वो क और श इन दो वर्णों से मिलकर बना है। अतः जो क्ष का उच्चारण होगा वह कंठ और मूर्धा दोनों होगा, जबकि छ का उच्चारण है वह केवल तालु होगा। अतः इन दोनों के उच्चारण में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पुनः तीसरा, हम अनुस्वर से संबंधित अशुद्धियां करते हैं। अनुस्वर से संबंधित अशुद्धियों का क्या अर्थ है, तो अनुस्वर से संबंधित अशुद्धि का अर्थ है कि हम अनुस्वर को अंग यानी जो वर्ण है उसको हम मां का प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि अनुस्वर जो है वह 5 वर्णों का प्रतिनिधि है। अनुस्वर 5 वर्णों का प्रतिनिधि है, यानी अनुस्वर जो है वह मां का भी प्रतिनिधि है, ङा का भी प्रतिनिधि है, या का भी प्रतिनिधि है, णा का भी प्रतिनिधि है और ना का भी प्रतिनिधि है। तो अब हमें यह समझना होगा कि यह कहाँ ना का प्रतिनिधि बनकर आएगा, कहाँ या का प्रतिनिधि बनकर आएगा, कहाँ मां का प्रतिनिधि बनकर आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यदि अनुस्वर के आगे वाला जो वर्ण है, अनुस्वर के बाद जो वर्ण आ रहा है, वह जिस पंक्ति का है उसका पंचम वर्ण ही वहां पर अनुस्वर का उच्चारण है। यानी अनुस्वर के बाद में यदि का के पंक्ति का या का वर्ग का कोई वर्ण आता है तो हमें अनुस्वर का जो उच्चारण है वह ङ ऐसा करना चाहिए।
दूसरा, यदि चा वर्ग का कोई वर्ण है तो अनुस्वर का उच्चारण ञ ऐसा होना चाहिए, जैसे कंचन या कंजर या पिंजर। वहीं पर कंगन, कंघा, दिनांक, तो यहाँ पर अंगा अथवा इया। पुनः यदि टा वर्ग का कोई वर्ण है तो वहाँ पर अनुस्वर को ण का प्रतिनिधि मानते हैं, ठंड जैसे, या कंटक। तो यदि टावर्ण का कोई वर्ण है, टा वर्ग का क्षमतम, तो वहाँ पर न अनुस्वर को हम ण ऐसा मानते हैं। पुनः इसी प्रकार से टा वर्ग का वर्ण होने पर न और पा वर्ग का वर्ण होने पर म ऐसा उच्चारण करते हैं। और इसके अलावा यदि या से लेकर के हा तक के वर्ण हैं तब भी वहाँ पर सवर्ण का सूत्र ही लागू होता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं संस्कृत, और दक्षिण भारत में लोग कहते हैं संस्कृत। अब यहाँ पर संस्कृत कहना सही होगा अथवा संस्कृत कहना सही होगा, तो क्योंकि उपुजमानिया नाम होष्ठौ ऐसा सूत्र है। उच्चारण तंत्र की या उच्चारण के नियम के वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, आपको दिए हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के और वहाँ से उच्चारण नियमों की लिंक लेकर के आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर हमको संस्कृत कहना है तो वहाँ पर संस्कृत कहना ठीक है कि संस्कृत कहना ठीक है। यद्यपि हर जगह की अपनी उच्चारण परंपरा है, और कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, तथापि संस्कृत कहना अधिक श्रेयस्कर है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि लृतु लसानाम दंतः, यानी लृ ता वर्ग ला सा, इनका उच्चारण दांत से होता है। और यदि दंत वर्ण के बाद में पहले कोई अनुस्वर आता है तो उसका उच्चारण दंत वर्ण यानी ना के जैसा ही होना चाहिए। अतः संस्कृत कहना ही श्रेयस्कर है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम लिखने के समय जो अशुद्धियाँ करते हैं उनको कैसे सुधारें, और उन अशुद्धियों को पहले तो शुद्ध करना, कैसे शुद्ध करना है उनको समझें और सुधारें, एक बात। दूसरा, शुद्ध लेखन और विराम संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम कैसे सुधारें, इस विषय पर हम अगला वीडियो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो अशुद्धियाँ होती हैं, तो 3 अशुद्धियाँ मैंने बताई। चौथी अशुद्धि एक और होती है प्रयत्न लाघव की अशुद्धि। प्रयत्न लाघव का मतलब होता है वर्ण को जितना समय चाहिए, जितनी ताकत चाहिए, हम उतनी ताकत अथवा उतना समय नहीं देते, या तो उससे अधिक दे देते हैं अथवा उससे कम दे देते हैं। अतः उस अशुद्धि का नाम प्रयत्न लाघव ऐसा है। तो यदि हम अधिक महत्व दे देते हैं
तो, या अधिक बल दे देते हैं तो। राम शब्द है, राम। अंग्रेजी के चक्कर में हमने राम शब्द को रामा ऐसा कर दिया। कृष्ण शब्द है और हमने कर दिया कृष्णा, जबकि शब्द है कृष्ण। हिंदी में यही अशुद्धि बन जाती है, राम को राम, कृष्ण को कृष्ण, कृष्ण। तो ना को ना बोल देते हैं कृष्ण। और राम शब्द था, यानी होंठ बंद होकर के और खुलने चाहिए थे, लेकिन हमने होंठ को बंद करके खोलने की जहमत नहीं उठाई, अतः शब्द अशुद्ध हो गया। तो तात्पर्य यह कि हम जब वर्ण को बोलते हैं तो जीव को उसकी पुरानी स्थिति तक ले जाना चाहिए और इसके बाद वर्ण का सही उच्चारण होता है। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।